नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपको नमस्कार करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल सीजी भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि कल की क्लास मैंने ली थी, उसमें बच्चों का कमेंट आई, सर आप जल्दी ही बोर्ड पर लिखा हुआ आप जो मिटो देते हो। तो आज ऐसा नहीं करेंगे, आराम से आप नोट्स बनाइएगा। बेशक हम कक्षा में कम क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, लेकिन जो करेंगे वो अच्छे से करेंगे ताकि आप उसको अपने रजिस्टर में अच्छे से उतार सको। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, साथ ही बताइएगा कि आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने नेक इरादों से, कि तुम्हारे जैसे बढ़ते हैं जमाने में अपने नेक इरादों से, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा, 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 2024 में ओलंपिक होगा, 2028 में, ये 34वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? 34वां संस्करण होगा। और ये कहां होगा? लॉस एंजलिस में होगा। लॉस आपका जो बात करते हैं एंजल्स, लॉस एंजलिस में होगा। ये कहां पड़ता है? आपका यूएसए के अंदर आपका पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। लॉस एंजल्स में होगा 34वां संस्करण। यहां से अब हम एक दो बातें और जान लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे टोक्यो ओलंपिक का 35वां संस्करण कहां होगा? 35वां, तो 35वां संस्करण जो होगा वो होगा ब्रिस्बेन में। और ब्रिस्बेन कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ब्रिस्बेन। ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रिस्बेन आएगा प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिस्बेन। ठीक है, ब्रिस्बेन में। आपसे बेटा पीछे के अगर पूछ ले, यानी कि आपसे पूछ ले 32वां पूछ ले, आपसे पूछ ले 33वां। तो 32वां कहां करोगे? जो 32वां हुआ वो है टोक्यो में। कहां हुआ? टोक्यो। और टोक्यो कहां है? जापान में है। अगर पूछ ले 33वां कहां हुआ, तो ये हुआ पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ये यहां से क्वेश्चन पता होना चाहिए, फ्रांस की राजधानी है। 34वां संस्करण लॉस एंजल्स में होगा, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई शक नहीं प्रिय विद्यार्थियों। अगर बात करते हैं हम 30वां संस्करण लंदन में हुआ, 31वां रियो डी जेनेरियो, 32वां टोक्यो जापान में। ये भी हमें पता होना चाहिए। 2028 में, 2036 में जो आपका बात कर रहे हैं, 36वां संस्करण 2036 में, तो उसका संस्करण की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है बात कि हम इसका आयोजन करवा लेंगे। ये कौन सा नंबर का है? ये 2028 वाला है, ये 2032 वाला है, ये 2020 वाला है, और ये 2024 वाला है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना? आपको वर्ष पता ही नहीं होगा, फिर कैसे करोगे? कि 2028 में 34वां संस्करण आयोजन जो कहां होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 2032 में 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ग्रीष्मकालीन खेल है बेटा, ये शीतकालीन खेल अलग होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। 2028 में 34वां संस्करण लॉस एंजलिस यूएसए में, 2032 में 35वें नंबर के खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और 2020 में 32वां आयोजन हो गया था टोक्यो जापान में। भारत ने 7 मेडल जीते थे। 2024 में 33वां संस्करण हुआ, ये भी आपको, इसमें भी भारत ने 6 पदक जीते हैं। वो भी हम आपको एक दिन ओलंपिक का टॉपिक पढ़ाएंगे, तब करवाएंगे। तो आज अब शुरुआत उतार ली होंगे आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, आगे देखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? थोड़ा सा ये जान लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, आधुनिक
ओलंपिक खेल की बात करते हैं, खेल की, तो बात करते हैं शुरुआत की कब हुई है? 6 अप्रैल 1896 को। पहले जो खेल हुए हैं आपके वे कहाँ हुए थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एथेंस ग्रीस में, एथेंस यूनान या फिर ग्रीस, ये आपका पहले जो खेल हुए 6 अप्रैल 1896 को कहाँ हुए थे? एथेंस यूनान ग्रीस में। अच्छा, आईओसी के गठन कब होता है? आईओसी बोले तो इंटर नेशनल ओलंपिक कमेटी का जो गठन है प्रिय विद्यार्थियों, गठन है वो कब होता है? 23 जून, वो साल था 1894 को। 1894 को इसका गठन हुआ। इसकी जो प्रथम जो अध्यक्ष थी, फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? वो थे देमित्रिस वेनेलस। विकेलस आता है, कहीं वेनेलस आता है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देमित्रिस वेनेलस थे। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। ये कहां की हैं अगर पूछ लिया जाए? ये जिम्बाब्वे की हैं, जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में आईओसी की अध्यक्ष हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुई। एथेंस ग्रीस या यूनान की राजधानी जो है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को होता है। फर्स्ट अध्यक्ष देमित्रिस वेनेलस होते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं। इनके बारे में एक बात और जान लीजिएगा, ये सबसे वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सबसे युवा प्रथम महिला अध्यक्ष, सबसे युवा प्रथम महिला अध्यक्ष, और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से पहली है वो अध्यक्ष, सबसे युवा है, प्रथम महिला है, और अफ्रीका महाद्वीप से प्रथम जो है अध्यक्ष है वो चुनी गई। ये सारी बातों, ठीक है। पहली अफ्रीकी महिला, प्रथम महिला अफ्रीकी महाद्वीप से, ये भी आपको सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ठीक है। आपको बताना है भारतीय ओलंपिक कमेटी का जो राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो भारत की, उसका अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है वर्तमान में। ये आपने नोट कर लिया होगा भाई। एक बात यहां से अब बता देता हूं, 23 जून को हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष? 23 जून को मनाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है? 6 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में आयोजन हुआ। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 प्रथम अध्यक्ष देमित्रिस वेनेलस, वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं, सबसे युवा है, प्रथम महिला है, अफ्रीकी महाद्वीप से। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे थॉमस वोक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे पहले कौन थे? थॉमस वोक थे। तो सारी बातें आपको पता मेरे ख्याल से चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ जाए तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक बताइएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक, ये जनक कौन है? तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। कौन है? बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन को माना जाता है। ये भी आपको
पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपको बताना है हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन है। रोहतक आकाशवाणी, एक मिनट दोबारा लिखता हूं, यहां से लिखता हूं, आकाशवाणी केंद्र रोहतक, केंद्र रोहतक की शुरुआत कब हुई? शुरुआत बताइएगा शाबाश। आकाशवाणी केंद्र रोहतक की शुरुआत कब होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा बताइएगा शाबाश। तो देखिएगा, आकाशवाणी केंद्र रोहतक की शुरुआत 8 मई साल 1976 को हुई थी। उस टाइम हमारे सीएम कौन थे? सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे, दास गुप्ता सीएम थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यहां से हम कर लेते हैं, आकाशवाणी, आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। उसके बाद में कर लेते हैं आकाशवाणी केंद्र हिसार। उसके बाद कर लेते हैं दूरदर्शन केंद्र हिसार, दूरदर्शन केंद्र हिसार। ये सारी बातें हम करेंगे। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार, इनकी सभी की स्थापना हमें पता होना चाहिए। आकाशवाणी केंद्र जो हिसार है, अगर बात करते हैं प्रिय बच्चों, आकाशवाणी केंद्र हिसार की शुरुआत कब होती है, कुरुक्षेत्र की कब होती है? तो ध्यान से देखिएगा, 24 जून 1991 आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र की 24 जून सन 1991 में शुरुआत होती है। उस टाइम सीएम आपके कौन हो जाएंगे? भजन लाल। सीएम कौन हो जाएंगे? यहाँ भजन लाल सीएम हो जाएंगे। सीएम कौन हो जाएंगे? भजन लाल। आकाशवाणी केंद्र हिसार की स्थापना 26 जनवरी साल 1999 को होती है। सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। देखते हैं बोर्ड कवर कर पा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल कवर कर पा रहा है। देखिएगा, आकाशवाणी केंद्र रोहतक की शुरुआत 8 मई 1976 को होती है। सीएम होते हैं बनारसी दास गुप्ता। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, आकाशवाणी केंद्र रोहतक शुरुआत 8 मई 1976 को, उस टाइम सीएम हरियाणा के बनारसी दास गुप्ता। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 में सीएम भजनलाल। आकाशवाणी केंद्र हिसार 26 जनवरी 1999 में सीएम चौधरी बंसीलाल। दूरदर्शन केंद्र हिसार की स्थापना 1 नवंबर साल 2002 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन होते थे? सीएम की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला हम हरियाणा के सीएम होते थे। ठीक है, देश के अगर बात करते हैं पीएम कौन होते थे? पीएम तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे। देश के राष्ट्रपति कौन होते थे? राष्ट्रपति तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। देश के राष्ट्रपति कौन होते थे? थोड़ा मैं इसको पीछे कर लेता हूं प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आपको स्पष्ट है वो दिख सके। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि एक दूरदर्शन
केंद्र हिसार, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन में सही नहीं लिख पा रहा, दूरदर्शन केंद्र हिसार, केंद्र हिसार, हिसार दूरदर्शन केंद्र ऐसे बोल सकते हो। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार 1 नवंबर 2002 को स्थापना हुई है। सीएम ओम प्रकाश चौटाला थे उस टाइम, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसकी स्थापना किसने की थी तो यहां पर लिख देता हूं मैं, बाकी तीनों एक बार नोट कर लो आप, फिर लिखता हूं इसके बारे में। आकाशवाणी केंद्र रोहतक की शुरुआत 8 मई 1976 को हुई है। उस टाइम सीएम बनारसी दास गुप्ता होते थे। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र 24 जून 1991, सीएम भजनलाल। आकाशवाणी केंद्र हिसार 26 जनवरी 1999, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, उसके बाद में दूरदर्शन केंद्र हिसार 1 नवंबर 2002 को सीएम ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते थे, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी होते थे। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो कौन होती थी तो सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। क्वेश्चन क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन यही आएगा कि ये बताओ आप कि आकाशवाणी केंद्र, क्वेश्चन यही आएगा, ये बताइएगा आकाशवाणी केंद्र रोहतक की शुरुआत, ये आएगा दूरदर्शन केंद्र हिसार की जो वो है वो किसने की थी, शुरुआत किसने की थी यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र हिसार की स्थापना, इसका अनावरण किसने किया, सूचना तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने। दूरदर्शन केंद्र हिसार 1 नवंबर 2002, सीएम ओम प्रकाश चौटाला, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज थी। आकाशवाणी केंद्र रोहतक की शुरुआत 8 मई 1976 को होती है। सीएम बनारसी दास गुप्ता होते हैं। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र 24 जून 1991, सीएम भजनलाल। आकाशवाणी केंद्र हिसार 26 जनवरी 1999, चौधरी बंसीलाल उस टाइम सीएम होते हैं। और दूरदर्शन केंद्र हिसार को आपने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को लगता है आप काफी डाटा आपको प्रोवाइड हम करवाने की कोशिश, और आपको ये क्लास अच्छी भी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। आपको बताना है हरियाणा के खेल मंत्री कौन है। हरियाणा के जेल पर्यटन, हरियाणा के जेल पर्यटन चुनाव व सहकारिता मंत्री कौन है। एचआर की बात हो रही है हरियाणा की। दूसरे आपको बताना है एचआर के खेल मंत्री कौन है। खेल मंत्री, 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा के जेल पर्यटन चुनाव सहकारिता मंत्री कौन है, तो जल्दी जल्दी से बताइएगा। जल्दी जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी करते रहें, ठीक है। तो देखिएगा हरियाणा के जेल पर्यटन चुनाव और सहकारिता जो मंत्री हैं वो कौन है, अरविंद शर्मा है। कौन है, अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा कहां से हैं, गोहाना से। गोहाना कहां पड़ता है, सोनीपत में। सोनीपत से क्या है, ये विधायक है। अरविंद शर्मा है हरियाणा के जेल पर्यटन चुनाव और सहकारिता मंत्री। खेल जो मंत्री हैं हरियाणा के वो कौन है, गौरव गौतम है। कौन है, गौरव गौतम है। और ये कहां से हैं, ये आपके पलवल से विधायक है। पलवल से विधायक कौन है, गौरव गौतम, खेल मंत्री पलवल से। और आपके जो अरविंद शर्मा गोहाना से आपके ये है जेल पर्यटन चुनाव सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का संबंध गोहाना सोनीपत से है एमएलए। खेल मंत्री गौरव गौतम है, पलवल से हैं। उसके बाद आप ये बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखता हूं मैं बोर्ड पे जगह है कि नहीं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। क्यों, क्योंकि इस दिन किसका जन्म होता है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जयंती होती है।
जयंती होती है। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 से लेकर के 3 दिसंबर 1979 तक ये रहे। ठीक है, हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है, हॉकी के जादूगर। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज है, इनका जन्म होता है। हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन और आ जाएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन और बना देंगे हम, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2 क्वेश्चन का आंसर आप और दीजिएगा यहां से, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखो, जेल, पर्यटन और चुनाव मंत्री, यहां पर्यटन और चुनाव का अगर जिक्र आया है तो आप बताएंगे। अरविंद शर्मा हालांकि मंत्री तो है गोहाना से, सोनीपत से। खेल मंत्री गौरव गौतम पलवल से हैं। लेकिन हम खेल की बात आई तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमने देख लिया, 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती है। 29 अगस्त 1905 से लेकर के 3 दिसंबर 1979 तक ये रहते हैं। प्रयागराज में जन्म होता है। हॉकी का जादूगर इनको बोलते हैं। कहते हैं कि बॉल इनके सटीक पर आ जाती थी तो गोल पोस्ट के अंदर ही वो जाती थी। ठीक है, ऐसा मानना है। तो ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं तो ये कब आएगा? ये 25 जनवरी आएगा। क्या आएगा? 25 जनवरी आएगा प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक ही दिन आते हैं ये। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता भी देना चाहूंगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिए होंगे आपने। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब आते हैं? 25 जनवरी को। और ये कब आता है? 25 जनवरी को आता है। भारतीय चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय चुनाव आयोग गठन, आयोग का गठन कब होता है? 25 जनवरी साल 1950 को होता है। ठीक है, भारतीय चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन कब होता है? 25 जनवरी 1950 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमने कर लिया, 25 जनवरी को आएगा। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, आपसे पूछ ली जाए भाई भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। प्रथम चुनाव सुकुमार सेन। अच्छा, प्रथम जो 1951-52 में चुनाव हुए, 1951-52 में, तो मतदान की आयु, मतदान आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। ठीक है, इसको घटा करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 18 वर्ष। तो 61वां संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन 1989 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था जी। कब हुआ था जी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन। 1951-52 मतदान आयु 21 वर्ष थी और ये 1989 तक रही, लेकिन 21 से घटा करके 18 वर्ष कब कर दी गई? 21वां संवैधानिक संशोधन 1989 में। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय बच्चों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय चुनाव आयोग गठन 25 जनवरी 1950, प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन। 1951-52 मतदान करने की आयु 21 वर्ष, 21 से घटा करके 18 वर्ष कब कर दी गई? ये 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 को। वर्तमान में कितनी है मतदान की आयु? 18 वर्ष है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो बेटा प्रिय विद्यार्थियों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, बात करते हैं हम, आपको बताना है हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम बताओ। क्वेश्चन क्या आपके सामने कि हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम बताओ। राजा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, उसके बाद में इनकी रचनाएं के बारे में भी। पहले रचनाएं चलो देख लेते हैं, तुम लिख लो, क्वेश्चन ये है तो रचनाएं लिख ही लो। रचनाएं, सबसे पहले है इनकी रचना रत्नावली, उसके बाद में है नागानंद, और एक रचना है प्रिय दर्शिका। प्रिय दर्शिका, तीन रचनाएं इन्होंने लिखी। बहुत अच्छे लेखक भी ये थे। तो हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम बताने हैं तो तीन रचनाएं इनकी हमने बता दी हैं, ये आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। कौन कौन सी बता दी हैं रचनाएं? रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शिका। आइए हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, किस वंश से था, ठीक है। तो छठी शताब्दी के, अगर बात करते हैं छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के और शताब्दी मध्य तक, 7वीं शताब्दी मध्य तक किसका राज है? पुष्यभूति वंश का उत्तर भारत पर, ठीक है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन का संबंध, हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से है, ठीक है। पुष्यभूति को, ठीक है, पुष्यभूति वंश का अन्य नाम वर्धन वंश है। राज्य की बात करते हैं श्रीकंठ जनपद। अगर बात करते हैं राजधानी थानेश्वर। दूसरी राजधानी कन्नौज। ध्यान से देखिएगा, हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से, इसमें नंदीवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन, टोटल 6 शासक हुए हैं। नंदीवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन सेकंड, हर्षवर्धन, पुष्यभूति। इस प्रकार ये 6 राजा इसमें हुए हैं। हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से है। पुष्यभूति वंश का अन्य नाम वर्धन वंश है। राज्य श्रीकंठ जनपद, राजधानी थानेश्वर, दूसरी राजधानी कन्नौज, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद इतना याद आपको रह जाएगा, थानेश्वर का प्राचीन नाम, ये क्वेश्चन हो सकता है, प्राचीन नाम क्या था? तो सत्थानेश्वर। थानेश्वर भी बोल देते इसको, थानेश्वर भी बोल देते, सीधा ही थानेश्वर भी बोल देते, थानेश्वर भी बोलते हैं। थानेश्वर जो है, थानेश्वर का राजधानी थानेश्वर, बाद में श्रीकंठ जनपद की बजाय थानेश्वर पर राज किया और राजधानी इनकी कन्नौज हो गई। थानेश्वर का प्राचीन नाम सत्थानेश्वर, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से उतार लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा जल्दी से, ठीक है, जल्दी से देखिएगा, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अगर बात करते हैं हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन की बात करेंगे। हर्षवर्धन, ठीक है, जन्म कब हुआ? जन्म 4 जून 590 ईस्वी को इसका जन्म होता है। ईस्वी को क्या होता है? जन्म होता है। बात करते हैं पिता की, पिता प्रभाकर वर्धन। माता की बात करते हैं, माता की यशोमती।
भाई की बात करते हैं, भाई की, राज्यवर्धन। बहन की बात करें, बहन की, राज्यश्री, राज्यश्री। सारी सारी बातें बेटा देख लीजिएगा। बात पिता की करते हैं, बात माता की करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाई हर्षवर्धन 4 वर्ष बड़ा था इससे, 4 वर्ष बड़ा। ठीक है, बहन 3 वर्ष छोटी थी, 3 वर्ष छोटी थी। ये कोई पूछेगा नहीं, फिर भी आपको मैं बता देता हूं, भाई 3 वर्ष बड़ा। ठीक है, अब गद्दी पर प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं। तो प्रभाकर वर्धन का काल, ठीक है, उसके बाद में राज्यवर्धन। ये गद्दी पर कब बैठा है? हर्षवर्धन गद्दी पर जो बैठा, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में। ठीक है, 606 ईस्वी में बैठा। क्यों बैठा? क्योंकि जो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन 605 से लेकर के 606 ईस्वी तक रहता है, लेकिन इसकी हत्या कर दी, किसने कर दी? शशांक ने। शशांक ने इसकी हत्या कर दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद आगे आराम से बताऊंगा। हर्षवर्धन जन्म 4 जून 590 ईस्वी, पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती। भाई राज्यवर्धन 605 में जब प्रभाकर वर्धन, यहां बताता हूं, 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? 605 में। मृत्यु होने के बाद इनकी माता जो है वो सती हो जाती है। कौन सती? कौन हो जाती है? यशोमती। सती का मतलब क्या होता है बेटा? पहले जैसे कि जब जलाते हैं व्यक्ति को, तो उस टाइम जब दफनाते हैं तो उस टाइम वो भी आग के अंदर ही समाहित हो जाना, यानी कि आदमी को जब शव पर, शेष सैया पर लटा करके अग्नि दी जाती है तो उस अग्नि में ही खुद कूद करके जान दे देना, ये सती हो गई थी यशोमती। ठीक है, सती प्रथा पर रोक भारत में कब लगी पता होगा? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर के 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी, राज्यवर्धन 605 से 606 ईस्वी तक रहा, शशांक ने इसकी हत्या कर दी। ये मामला क्या था? थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा मामला समझाता हूं आपको मैं। इनकी बहन की शादी है वो ग्रहवर्मन से हुई। ग्रहवर्मन से इनकी बहन की राज्यश्री की क्या होती है? राज्यश्री की क्या होती है? शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। लेकिन ग्रहवर्मन को एक राजा होता है देवगुप्त, वो क्या कर देता है? मार देता है। ग्रहवर्मन को देवगुप्त ने मार दिया। और जो राज्यवर्धन था इसने देवगुप्त को मार दिया। इसका एक मित्र होता था, उस मित्र का नाम था शशांक। अब शशांक ने किसको मार दिया? हर राज्यवर्धन को मार दिया। ग्रहवर्मन के साथ शादी हुई राज्यश्री की, देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। इसका एक दोस्त होता था शशांक, उसने राज्यवर्धन को मार दिया। बाद में शशांक को बुरी तरीके से हराता भी है कौन? हर्षवर्धन। इनकी बहन यहां से अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग जाती है, लेकिन एक बौद्ध सन्यासी, ये क्वेश्चन भी आता है, बौद्ध सन्यासी दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को इसने खोज लिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बौद्ध सन्यासी दिवाकर मित्र की सहायता से। इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था वाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया, चीनी विदेशी यात्री भारत आता है, जिसका नाम क्या होता है? हवेन सांग की जो बुक है, बुक का नाम क्या है? CU की। इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम का वृत्तांत बोलते हैं।
सीयू की बुक लिखी जिसका नाम है पश्चिम का वृत्तांत इसको बोलते हैं। चीनी विदेशी यात्री ह्वेनसांग आया, बुक लिखी सीयू की, पश्चिम का वृत्तांत इसको बोलते हैं। वाण भट्ट ने जो कादम्बरी और हर्षचरित लिखी है इसकी बात करते हैं तो हर्षचरित में कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती सती होगी इसका वर्णन भी मिलता है। इनका उपनाम क्या है? ह्वेनसांग के उपनाम, ह्वेनसांग के जो उपनाम है, उपनाम नीति का पंडित, नीति का पंडित, पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि, आधुनिक शाक्य मुनि, आधुनिक शाक्य मुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार ये भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा कि चीनी विदेशी यात्री कौन आया, ये 634 से 644 तक हरियाणा में रहता है, 634 से 644 तक हरियाणा में रहा। कौन? ह्वेनसांग। चीनी विदेशी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। जितने भी यात्री आए, उतबी, फिरदौसी, अल बरूनी, ठीक है, उतबी, फिरदौसी, अल बरूनी, इब्न बतूता, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर, अगर बात करते हैं बहुत से आए, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, उसके बाद ये काफी जो चीनी यात्री और अन्य विदेशों से यात्री आए उन सभी में यात्रियों का या राजकुमार किसे बोला जाता है? ह्वेनसांग को। आधुनिक शाक्य मुनि किसे बोलते हैं? ह्वेनसांग को। नीति का पंडित किसे बोलते हैं? ह्वेनसांग को। इसने बुक लिखी थी सीयू की, इसका हिंदी में क्या नाम है, रूपांतरण है पश्चिम का वृत्तांत इसको बोलते हैं, पश्चिम का वृत्तांत। ठीक है, कादम्बरी हर्षचरित वाण भट्ट ने लिखी। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? अगर क्वेश्चन आ जाए तो कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की, जल्दी बताओ। तो हर्षवर्धन ने की थी कुंभ के मेले की शुरुआत। आधुनिक जो कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की है? तो वो करी है हर्षवर्धन। बाकी बेटा हम कल की क्लास में करेंगे। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं। कुंभ के मेले की शुरुआत तो इसने कर दी, कल की क्लास में मैं करवाया था। आपको बताना है कुंभ का मेला जो लगता है, एक लगता है हरिद्वार में, एक लगता है प्रयागराज में, एक लगता है आपका उज्जैन में, एक लगता है आपका नासिक में, नासिक में। तो होमवर्क आपका क्या रहेगा, कल की क्लास देख लेना। बाकी आपको होमवर्क आज का ये हरिद्वार कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की, इन 4 जगह पे लगता है, 12 वर्ष में लगता है। तो आपको बताना है किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे चारों शहर पड़ते हैं और किस राज्य में है, ये आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास का समापन करते हैं। ठीक है, कि कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साधो निशाना, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश करो कुछ कर गुजरने की बच्चों, जो आज तमाशा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।